नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास सीरीज इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल। बंगाल में हर बार एक नारा जरूर बुलंद होता है, वो है परिवर्तन का। परिवर्तन की सोच यहां के जर्रे जर्रे में है। एक जमाना था जब पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। उस दौर में भी सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने परिवर्तन की राह चुनी। वो साल था 1967 का। आजादी के 20 साल बाद ही बंगाल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कांग्रेस को सत्ता में दूर रखने के लिए अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई। बांग्ला कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के लिए गठबंधन हो गया। लेकिन बंगाल समेत पूरे देश के सामने यह सवाल था कि अजय मुखर्जी की गठबंधन सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी या बीच में ही औंधे मुंह गिरेगी। बंगाल की राजनीति का वो ऐसा दौर था जब वहां उद्योग धंधे बंद हो रहे थे। गरीब और शोषित जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। एक तरफ राजनीति ने कांग्रेस की मोनोपोली को खत्म करने का रास्ता दिखाया, तो दूसरी तरफ खून खराबे में डूबी हुई सियासत के बीज भी बो दिए गए। आज भारतीय राजनीति का इतिहास का वो अध्याय जिसे पढ़े बगैर आप बंगाल की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। बंगाल की बात करते ही ज्योति बासु का नाम जहन में आ जाता है। पिछली सदी में उनसे ताकतवर मुख्यमंत्री देश में कोई नहीं था। लगातार 23 साल ज्योति बासु ने बंगाल पर राज किया। एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार माना गया। उनकी राजनीति कहां से शुरू हुई और वो कौन से हालात थे जिसने बंगाल को ज्योति बासु जैसा ताकतवर नेता दे दिया। इतिहास गवाह है कि इस खास सीरीज में ज्योति बासु की राजनीति पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आज कहानी बंगाल के सबसे पहले गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार की, जिसके मुखिया थे अजय मुखर्जी और उप मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु। सत्ता के साथ अपने पहले प्रयोग में कम्युनिस्ट नाकाम रहे। गठबंधन सरकार 9 महीने भी नहीं चल पाई। एक बार फिर बंगाल की सत्ता में कांग्रेस का दबदबा कायम हो गया। लेकिन तब तक बंगाल पूरी तरह से अशांत हो चुका था। वहां राजनीतिक उथल पुथल का ऐसा माहौल बना जिसमें हर दिन आगजनी, गोलीबारी और तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। राजनीतिक अराजकता अपने चरम पर थी और खुशहाली की मिसाल बंगाल गरीबी के अंधकार में डूबता जा रहा था। नवंबर 1967 कलकत्ता। कांग्रेस के समर्थन से प्रफुल्ल चंद्र घोष मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पूरी तरह से कांग्रेस के पायों पर टिकी थी। बंगाल में चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जाने लगी थी। अजय मुखर्जी ने अपनी सरकार बर्खास्त किए जाने का विरोध करते हुए राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की कुर्सी पर थे धर्मवीर। गवर्नर के खिलाफ एक मुद्दा बना के पश्चिम बंगाल के जो आम जनता है, उनके जो जागरूकता और लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई, वो वामपंथी लड़ाई उसी समय से पकड़ लिया पश्चिम बंगाल के राजनीति में। कलकत्ता समेत बंगाल के कई हिस्सों में अजय मुखर्जी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सियासी कोहराम के बीच फरवरी 1968 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का ऐलान हुआ। इस मौके का सरकार से ज्यादा विरोधी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राज्यपाल धर्मवीर बजट सत्र को संबोधित करने के लिए विधानसभा पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ।
यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने राज्यपाल को मुख्य गेट से विधानसभा में दाखिल नहीं होने दिया। ऐसे में वो पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। सदन के भीतर हालात ऐसे हो गए कि राज्यपाल धर्मवीर ने वहां से बच बचाकर निकलना ही बेहतर समझा। 1967 में धर्मवीर ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर बहुत उग्र आंदोलन, और वो इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि बहुत उग्र आंदोलन कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, और जब उन्होंने ये बर्खास्त किया तो वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और उग्र हो गया, और कलकत्ता की सड़कों पर, प्रदेश में दूसरी जगहों पर भी सशस्त्र संघर्ष होने लगे। कलकत्ता विधानसभा के बीच जो कुछ हुआ उसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दी। केंद्र ने विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ऐसे में प्रफुल्ल चंद्र घोष की बतौर मुख्यमंत्री ये पारी सिर्फ 90 दिनों की रही। सूबे में करीब साल भर राष्ट्रपति शासन रहा। इस दौरान बंगाल के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गईं। कलकत्ता के फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजनीतिक अस्थिरता के बीच कलकत्ता का मिजाज तेजी से बदल रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ताकत के साथ अपना पॉलिटिकल बेस मजबूत करने में जुटी हुई थी। वो गांव में भूमिहीनों को जमीन दिलाने, शहरों में मजदूरों को ज्यादा पगार और बेहतर जिंदगी के सपने दिखाने लगी थी। बंगाल में जारी सियासी गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। ऐसे में 2 साल के भीतर ही सूबे में विधानसभा चुनाव की घंटी बज गई। बंगाल में एक साथ कई मोर्चे खुले हुए थे। सूबे के लोग भी इस उलझन में थे कि किसे चुने और किसे खारिज करें। 1969 में लोगों ने किसी भी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं दिया। 80 सीटों पर जीत के साथ सीपीएम सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। सरकार बनाने के लिए बंगाल में एक बार फिर गठबंधन हुआ। मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार फिर से अजय मुखर्जी के नाम पर सहमति बनी। सीपीएम बंगाल के सियासत में छोटे भाई की भूमिका से बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी थी। ज्योति बासु भले ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन शासन व्यवस्था में उनका दबदबा था। सीपीएम के खाते में सूबे की पुलिस, लेबर और लैंड रिफॉर्म जैसे महकमे थे। बदले समीकरण में अजय मुखर्जी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए थे। सड़कों पर रोजाना प्रदर्शन और घेराव बंगाल की नई पहचान बन गए। कारखानों में काम करने वाले मजदूर धड़ल्ले से सड़कों पर निकलने लगे। कभी तनख्वाह बढ़ाने के मुद्दे पर तो कभी बेहतर सुविधाओं की मांगों को लेकर हड़ताल आम बात हो गई। पहले कारखानों में हड़ताल या हंगामे की स्थिति में मैनेजमेंट पुलिस बुला लेता था। बदले माहौल में मजदूरों के काम बंद करने पर पहले शिकायत लेबर विभाग को करनी होती थी। ये मंत्रालय सीपीएम के पास था। मजदूर संघों में सीपीएम की पहले से मजबूत पैठ थी। बदली आबो हवा में सूबे में तेजी से कारखानों के शटर गिरने लगे। जो कम्युनिस्टों ने आंदोलन चलाया कि चोलवे चोलवे का एक नारा था कि उस समय हमेशा चोलवे चोलवे का नारा लगता था, बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, तो उस दौरान बड़े पैमाने पर उद्योग बंद हो गए थे। इस कारण लाखों मजदूर बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए थे। तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी को एक ताकत मिली। बंगाल में हड़ताल और तालाबंदी की खबरें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ब्रिटेन के अखबारों में भी सुर्खियां बनने लगी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब भारत नेहरू के बाद में लिखा है, कलकत्ता में हो रही इन घटनाओं पर ब्रिटिश प्रेस ने काफी हाय तौबा मचाया। इसकी कुछ वजह तो ये थी कि वहां की बहुत सारी कंपनियों के मालिक अंग्रेज थे। दूसरी वजह ये थी कि कभी कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। ब्रिटिश अखबारों की सुर्खियां कुछ यूं होती थीं, पश्चिम बंगाल में हिंसा या तोड़फोड़ की आशंका से बंगाल विधानसभा बंद, कई भारतीय और अंग्रेज कारखाना मालिकों ने फैक्ट्रियां बंद की,
बहुतों ने अपने कारखाने दूसरी जगह स्थानांतरित कर लिए। इस तरह पूंजी पलायन की एक प्रक्रिया शुरू हो गई और कलकत्ता हिंदुस्तान के प्रमुख औद्योगिक शहरों का दर्जा खोता चला गया। ब्रिटिश कैपिटल के समय से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, आज भी अगर आप जाएंगे, हावड़ा में जाएंगे या नॉर्थ 24 परगना में जाएंगे, बैरकपुर में जाएंगे, तो आप देखेंगे कितने बंद कारखाना पड़े हुए हैं। तो वो जो बंद होने का सिलसिला उस समय शुरू हुआ था, तो लेफ्टिस्ट जो है वो उन्हीं को कैपिटल करके जो प्रोलेटारियत कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उसी के मतलब समर्थन के आधार पर मूवमेंट शुरू हुई है। मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी अच्छी तरह समझ रहे थे कि सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था और कारखानों में तालाबंदी का ठीकरा उनके ही सिर फूटेगा। ऐसे में उन्होंने अपनी ही सरकार के सहयोगियों के खिलाफ सत्याग्रह का फैसला किया। सूबे के कई जिलों का दौरा किया और अपनी सरकार में साझीदारों को जमकर कोसा। अजय मुखर्जी जो बड़े शरीफ आदमी थे, क्रांतिकारी तो उतने नहीं थे, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। अपनी सरकार के जो उनके साथी थे, कम्युनिस्ट साथी थे, सीपीएम वाले साथी, उनकी गतिविधियों से, उनकी तथाकथित क्रांतिकारिता से ज्योति बसु उस समय उप मुख्यमंत्री थे उनके साथ। और ज्योति बसु, कॉमरेड ज्योति बसु, वो जैसे मैंने कहा कि वो कम्युनिस्टों के क्रांतिकारी दौर का समय था और वो हर चीज़ ताकत के बल पर, बाहुबल के बल पर, शस्त्रों के बल पर और जो एक वर्ग संघर्ष का उनका सिद्धांत था कम्युनिस्टों का, उसके आधार पर वो चीज़ों को चलाना चाहते थे, बदलना चाहते थे। 1 दिसंबर 1969, करजन पार्क, कलकत्ता। दक्षिणी कलकत्ता के करजन पार्क में मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए, वो भी 72 घंटे के लिए। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार की नाकामयाबी के खिलाफ अनशन पर बैठा हो। बहुत खींचतान करके बतौर मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी की दूसरी पारी 384 दिनों तक चली। पिछली पारी से 119 दिन ज्यादा। बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 मार्च से लेकर 4 मई 1970 के बीच, यानी करीब 1.5 महीने में तोड़फोड़ और धरने की 137 बड़ी घटनाएं हुई थी। सियासी दलों के बीच भी टकराव जारी था। कहीं सीपीएम बनाम सीपीआई, कहीं सीपीएम बनाम कांग्रेस, कहीं सीपीएम बनाम पुलिस, कहीं नक्सली बनाम पुलिस के बीच टकराव सामने आया। ज्योति बसु ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पुलिस उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झूठे केस बनाकर गिरफ्तारी कर रही थी। In West Bengal alone, during the last 3 or 4 months of the president's rule, more than 8,000 of our people have been arrested on various charges. Sometimes wrong, sometimes maybe right, and it's very difficult for them to get bail when they are arrested. एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1970 में 436 लोगों की हत्या हुई। वहीं अगले साल यानी 1971 में 1169 लोगों की जान गई। सिटी ऑफ जॉय के हालात ऐसे हो गए कि कलकत्ता में सूरज ढलने से पहले ही सन्नाटा पसरने लगा। दिन के उजाले में भी लोग सड़कों पर खौफ के साए में निकलते। पता नहीं कब क्या हो जाए। 1971 के शुरुआत में ही पूर्वी पाकिस्तान में कोहराम शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचने के लिए शरणार्थी भारतीय सीमा में दाखिल होने लगे। इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इससे पश्चिम बंगाल पर फिर आबादी का बोझ बढ़ने लगा। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में लाखों की तादाद में शरणार्थियों के तंबू तन गए। भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपने खून से नए मुल्क बांग्लादेश की इबारत लिखी। इंदिरा गांधी की पूरे देश में जय जयकार होने लगी। इस जीत के शिल्पकारों में से एक थे देशबंधु चितरंजन दास के पोते सिद्धार्थ शंकर रे, जो मिसेस इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे
और इंदिरा गांधी की राष्ट्रीयकरण की नीतियों ने उन्हें आम आदमी के बीच मसीहा के तौर पर स्थापित कर दिया था। उस दौर के राजनीतिक पंडित भी ये कहने लगे थे कि मिसेस गांधी ने अपनी सोशलिस्ट नीतियों के जरिए कम्युनिस्टों की वैचारिक जमीन को हाईजैक कर लिया है। ऐसे ही माहौल के बीच 1972 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को 280 सीटों में से 216 पर जीत मिली। सीपीएम की राजनीतिक जमीन सिमट गई। बंगाल में कांग्रेस को आजादी के बाद कभी इतना बड़ा जनादेश नहीं मिला था। चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। उंगलियां सीधे सीधे कांग्रेस की ओर उठ रही थी, लेकिन बंगाल में जनादेश कांग्रेस के साथ था। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंदिरा गांधी के पसंद बने कानून के जानकार सिद्धार्थ शंकर रे। बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे को हकीकत में बदलने के मिशन में जुट गए। दरअसल इंदिरा को समाजवादी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जनता का मुकद्दर और अपनी सियासत दोनों चमकदार दिख रहे थे। इसलिए उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसा बड़ा फैसला ले लिया। लाइसेंस राज को और कड़ा करने से लेकर सरकारी कंपनियां खोलने तक का काम धड़ल्ले से चल रहा था। बंगाल में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिस्ट थे। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने सूबे में तेजी से समाजवादी एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया। इससे सूबे के उद्योग धंधों की राहों में नई तरह की मुश्किलें सामने आने लगी। ऐसे में बंगाल की जमीन पर खड़े कारखानों के शटर तेजी से गिरने लगे। सिद्धार्थ शंकर रे उस वक्त जो वायलेंस हुई वो कांग्रेस के स्टॉर्म ट्रूपर्स और लेफ्ट के कार्डर्स के बीच में वो वायलेंस हुई, और वो वायलेंस के चलते जैसा मैंने अभी आपको बताया कैपिटल बड़ा स्टेटस कोइस्ट है, वहां से सारे उद्योग भाग निकले। बंगाल में सियासी खींचतान, अनिश्चितता और खून खराबे का असर उद्योग और उत्पादन पर साफ साफ दिख रहा था। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में जहां 1965 में जूट का उत्पादन 13.5 लाख टन था, वो 1974 में गिरकर 9.5 लाख टन पर आ गया। सूती का उत्पादन 2,437 लाख टन होता था, वो भी गिरकर 1,297 लाख टन पर आ गया। आयरन हो या स्टील, माचिस हो या कागज, ज्यादातर चीजों का उत्पादन गिरा। 1965 से लेकर 1974 के बीच चाय ही एक ऐसी चीज थी जिसका उत्पादन 8 करोड़ 6 लाख किलो से बढ़कर 11 करोड़ 8 लाख किलो तक पहुंच गया। बंगाल में सियासी वर्चस्व की लड़ाई की बड़ी कीमत वहां के कारोबारी घराने चुका रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने कम्युनिस्टों को कुचलने का मन बना लिया। उनके दौर में बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का खौफनाक दौर शुरू हुआ। वो साल 1972 का था, महीना जुलाई का। रे को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। सेंट्रल कोलकाता के एक मकान से नक्सलबाड़ी में हथियारबंद आंदोलन के नेता चारू मजुमदार की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 12वें दिन पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। ये वही चारू मजुमदार थे जिन्होंने हथियारों के दम पर क्रांति करने के लिए CPI-ML नाम से पार्टी बनाई थी। उनकी मौत पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस की देखरेख और कड़े